नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर आपके साथ हूं प्रसंग में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। आज हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की जवाबदेही के बारे में। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। निर्वाचन आयोग की जवाबदेही पर विस्तार से चर्चा करने के पहले मेरे लिए बताना जरूरी है कि मैंने भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में जनवरी 2009 से जून 2014 तक काम किया है। मैं शुरू में ही ये कह देना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग न केवल संवैधानिक संस्था है, बल्कि भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक है। भारत के प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बहुत बड़ी भूमिका है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अन्य संस्थाओं की तरह निर्वाचन आयोग पर भी समय समय पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आम जनता का विश्वास निर्वाचन आयोग से डिगा नहीं है। इसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की निष्पक्षता तो बहुत बड़ा कारण है ही, परंतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो चुनावों के समय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में चुनाव का कार्य संपन्न कराते हैं। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर हाल के वर्षों में कुछ ज्यादा ही सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। चुनाव के समय आदर्श आचरण संहिता के पालन के संबंध में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दल के नेताओं पर उतनी सख्ती नहीं करता जितनी विपक्ष के नेताओं पर करता है। दूसरे प्रकार के सवाल ईवीएम को लेकर हैं। बहुत सारे लोग, विशेषकर हारे हुए राजनीतिक दल और हारे हुए प्रत्याशी, ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में एक तीसरे तरह का सवाल वोटिंग के आंकड़ों को लेकर किया जाने लगा है। ईवीएम पर मैं इस वीडियो में अधिक नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि मेरी दृष्टि में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और टेम्पर प्रूफ हैं। अगर आप इनके तकनीकी पहलुओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस विषय पर मेरी पुस्तक ईवीएम द ट्रू स्टोरी पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में तो उपलब्ध है ही, इसका हिंदी, मराठी और तमिल अनुवाद भी अमेज़न पर उपलब्ध है। पुस्तक क्रय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कुछ लोगों ने अब यह कहना शुरू किया है कि वीवीपैट में क्योंकि प्रत्याशियों के सिंबल लोड किए जाते हैं, इसलिए उस समय ईवीएम को हैक किया जा सकता है। परंतु यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि सिंबल केवल वीवीपैट के प्रिंटर में ही लोड किए जाते हैं, उनका डेटा ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता है। ईवीएम के बारे में एक मजेदार बात यह है कि इनका उपयोग कांग्रेस के समय शुरू किया गया था और उस समय चुनाव हारने वाली भाजपा इसका विरोध करती थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम के विरोध में एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी। दूसरी ओर अब स्थिति पूरी उलट है। आज भाजपा चुनाव जीत रही है तो कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है और भाजपा इनका समर्थन कर रही है। ध्यान देने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को सुरक्षित माना है और जनता का विश्वास इनसे डिगा नहीं है। तो आज हम मुख्य रूप से वोटर टर्नआउट को लेकर उठे सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इस प्रकार के सवाल उठना शुरू हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर नाम की संस्था ने कही। उन्होंने 29 जुलाई को कहा कि 540 में से 538 लोकसभा क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर था। इस संबंध में द हिंदू में प्रकाशित खबर को देखिए। एडीआर ने कहा कि 362 लोकसभा क्षेत्रों में डाले गए वोटों की तुलना में 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं दूसरी ओर 176 लोकसभा क्षेत्रों में डाले गए वोटों की तुलना में 35,093 वोट अधिक गिने गए। एडीआर ने इस बारे में निर्वाचन आयोग को तो पत्र लिखा ही, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राफिक भी पोस्ट किया। विचार करिए कि ऐसा कैसे हो सकता है।
डाले गए वोटों की तुलना में गिने गए वोट तभी कम हो सकते हैं यदि गिनती करने के समय कोई ईवीएम खराब हो जाए और उस ईवीएम में डाले गए वोट न गिने जाएं। निर्वाचन आयोग के इस बारे में स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी ईवीएम के वोटों को गिने बिना परिणाम उसी स्थिति में घोषित किया जा सकता है यदि उस ईवीएम में डाले गए कुल वोटों की संख्या तब तक गिने गए वोटों के आधार पर विनिंग मार्जिन से कम हो। रिटर्निंग ऑफिसर अपने स्तर पर इस प्रकार का परिणाम घोषित नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। यदि विनिंग मार्जिन कम है और न गिनी जा सकने वाली ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या अधिक है तो उस पोलिंग स्टेशन में दोबारा वोटिंग कराए जाने का नियम है। डाले गए वोटों की तुलना में अधिक वोटों का गिना जाना तभी संभव है जब वोटिंग के दिन मॉक पोल के बाद ईवीएम का डेटा क्लियर न किया जाए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए अधिक वोट गिने जाने की बात बहुत गंभीर है जो पूरे चुनाव पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है। निर्वाचन आयोग ने एडीआर के आरोपों का जवाब 4 अगस्त 2024 को दिया था। इस संबंध में फ्री प्रेस जर्नल में छपी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि जो शिकायतें आई हैं वे पोलिंग के दिन लगभग 7 बजे के वोटर टर्नआउट के आधार पर हैं, जबकि वास्तविक वोटर टर्नआउट के आंकड़े पोलिंग के एक दिन बाद ही आ पाते हैं। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में यह भी कहा कि यह मानव इतिहास के सबसे अधिक पारदर्शी चुनावों को बदनाम करने की एक साजिश है। आयोग का यह भी कहना है कि चुनावों के परिणामों को चुनौती देने का यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करना है। वोटर टर्नआउट के संबंध में निर्वाचन आयोग की बात का लब्बो-लुआब यह है कि वोटिंग के दिन 5 बजे या शाम 7 बजे तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टर्नआउट के जो आंकड़े दिए जाते हैं वे अंतिम आंकड़े नहीं होते। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि शाम 5 बजे पोल समाप्त होने के समय जितने लोग पोलिंग स्टेशन में उपस्थित होते हैं उन सभी को नियमानुसार वोट डालने का हक है। इसलिए अनेक पोलिंग स्टेशनों में शाम 5 बजे के बाद भी पोलिंग चलती रहती है। दूसरा कारण यह है कि बहुत से पोलिंग स्टेशनों से टर्नआउट का डेटा शाम 7 बजे तक प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए शाम 7 बजे तक दी जाने वाली जानकारी अधूरी होती है और बाद में जब टर्नआउट की जानकारी सभी पोलिंग स्टेशनों से मिल जाती है तो वास्तविक टर्नआउट का पता चलता है। आपको बता दें कि पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट की जानकारी के लिए एक फॉर्म बनाया गया है जिसे बैलेट पेपर अकाउंट या फॉर्म 17C कहा जाता है। इसकी प्रति पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित सभी पोलिंग एजेंटों को दी जाती है एवं एक प्रति ईवीएम के साथ भी रखी जाती है। वोटों की गिनती के समय सबसे पहले ईवीएम के कुल वोटों की संख्या का मिलान फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए कुल वोटों की संख्या से किया जाता है और इनके मिलान के उपरांत ही ईवीएम में वोटों की गिनती की जाती है। प्रत्याशी और उसके काउंटिंग एजेंटों को यह अधिकार होता है कि वे इस मिलान को देखें और मिलान न होने पर शिकायत दर्ज कराएं। अभी तक इस प्रकार की शिकायत दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली है। इस आधार पर निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि डाले गए और गिने गए वोटों में डिस्क्रिपेंसी होने की बात पूरी तरह से गलत है। एडीआर एवं कुछ अन्य लोगों ने इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी जिसमें यह मांग की गई थी कि निर्वाचन आयोग प्रत्येक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 17C स्कैन करके अपनी वेबसाइट पर आम लोगों को उपलब्ध कराए ताकि आम लोग भी इसे देखकर अपनी संतुष्टि कर सकें। मेरे विचार से तो निर्वाचन आयोग को फॉर्म 17C की जानकारी वेबसाइट पर डालने में कोई आपत्ति करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए जिससे किसी को भी कोई शंका न रहे और पूरी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में इस मांग का विरोध किया। इस बारे में 23 मई 2024 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर देखिए। इस विरोध का कारण निर्वाचन आयोग ने यह बताया कि स्कैन की गई फॉर्म 17C की इमेज को मॉर्फ करने की संभावना है। आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के पहले 2 फेज के टर्नआउट के डेटा में 5 से 6% की बढ़ोतरी से भी इनकार किया। आयोग ने कहा कि इस आधार पर एक भी निर्वाचन याचिका दायर नहीं की गई है। आयोग का कहना था कि इस प्रकार की अनर्गल आरोप कुछ निहित स्वार्थों द्वारा चुनाव के वातावरण को दूषित करने के लिए हर बार लगाए जाते हैं। आयोग का कहना यह भी था
कि फॉर्म 17C पोलिंग एजेंटों को दिया ही जाता है और उसे स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ भी रखा जाता है, इसलिए इसे आम जनता को दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई लोक दस्तावेज नहीं है। आयोग का ये कथन कुछ अजीब सा ही है, क्योंकि चुनाव के बाद फॉर्म 17C का कंप्यूटरीकरण करके उसे आज भी आयोग की वेबसाइट पर तो डाला ही जाता है। यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है। बात केवल इतनी ही है कि अभी यह जानकारी वोटों की गिनती के काफी बाद वेबसाइट पर डाली जाती है, जबकि न्यायालय में जो याचिका की गई थी उसमें यह जानकारी वोटों की गिनती के पहले वेबसाइट पर डालने की मांग की गई थी। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद भी इसी प्रकार की बात वोटर टर्नआउट के बारे में कही गई। इस संबंध में वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था की शिकायत के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर को देखिए। 19 नवंबर को वोट फॉर डेमोक्रेसी ने आरोप लगाया कि 5 और 7 अक्टूबर के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में 6.71% की वृद्धि हुई, जो लगभग 13 लाख वोटरों की संख्या में वृद्धि है। कुछ जिलों जैसे पंचकुला, चरखी दादरी आदि में तो ये वृद्धि 10% से भी अधिक है। इस रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रवार टर्नआउट आंकड़े न देकर जिलेवार आंकड़े दिए हैं, जिससे इनका मिलान करना असंभव हो गया है। यह भी कहा गया कि इनमें से अधिकांश स्थानों पर भाजपा बहुत कम मतों से जीती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि वोटों की गिनती के समय बहुत सारे ईवीएम में बैटरी 90% दिख रही थी, जो ईवीएम के दिन भर के इस्तेमाल के बाद संभव ही नहीं है। इन सभी आरोपों में यह इंगित किया जा रहा था कि वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में फेरबदल किया गया है, जिससे किसी खास दल को फायदा पहुंचे। भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए गए अपने उत्तर में इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। द वायर में 25 नवंबर 2024 को छपी एक खबर के अनुसार निर्वाचन आयोग ने 66.05% वोटर टर्नआउट का अंतिम आंकड़ा दिया था, जिसके अनुसार महाराष्ट्र चुनाव में कुल 6,40,88,195 वोट पड़े थे। यदि इनमें 5,38,225 डाक मतपत्रों को जोड़ दिया जाए तो कुल डाले गए वोटों की संख्या 6,46,26,420 होती है। इन चुनावों में कुल 6,45,92,508 वोट गिने गए, जो डाले गए वोटों की संख्या से 33,912 कम है। 19 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों और डाक मतपत्रों के जोड़ से अधिक थे, जबकि 76 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम थे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महाराष्ट्र ने अपनी वेबसाइट पर 22 नवंबर 2024 को स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6,40,88,195 ईवीएम में डाले गए वोट थे और 5,38,225 डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे। इस तरह कुल वोटों की संख्या 6,46,26,420 थी। कुल गिने गए वोटों की संख्या 6,45,92,508 थी। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि डाले गए वोटों की संख्या गिने गए वोटों से अधिक थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पिछले कई चुनावों में लगातार यह कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में भारी वृद्धि शंकास्पद है। कुछ चैनल तो इस टर्नआउट की वृद्धि को सीधे तौर पर एनडीए की जीत से जोड़ रहे हैं, जैसा कि आप करण थापर द्वारा डॉक्टर परकला प्रभाकर के इस इंटरव्यू में देख सकते हैं। Give you a little more detail, Karan, if you allow me. You see, with 1.79% hike in Jharkhand's first phase, NDA wins 17 out of 43 seats. Please listen to this carefully. With 1.79% increase, NDA wins 17 out of 43. Whereas, with 0.86% increase, NDA gets 7 seats out of 30. Did you follow me? I do indeed. You're underlining the point I made.
the greater the increase in the turnout after polling closes, the more seats NDA wins. The smaller the increase in the turnout after polling closes, the opposition, the India bloc win. And that's the point I'm asking. It seems that there is a link between the increase in turnout and who wins. A large increase in turnout, NDA wins. A very small marginal increase in turnout, India bloc wins. Again, that needs someone to explain, doesn't it? Exactly. हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस.वाई. कुरैशी ने भी वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में इतनी बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि निर्वाचन आयोग को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ करनी चाहिए। उनका इंटरव्यू इंडिया टुडे न्यूज चैनल पर देखिए। Maharashtra, we saw it even in the general elections and Haryana, that voting percentage goes up very sharply now between provisional figures at 5 p.m. and what the figures are the next day. In Maharashtra, it was 55% at 5 p.m. Next day, it eventually ended up at 68. Is that something that is curious? Is there a curiosity that 13% rise between 5 p.m. and the next day? Yes, that surely worries me because these figures are real time. When you go to vote and I go to vote, there is a Form 17A and our attendance is being marked with time 8 o'clock, 5 past 8, 10 past 8. And at any given point, 300 votes have been cast. Somebody comes and media person comes or observer comes, how many votes have been cast? The presiding officer looks at the last line and he says 320 votes have been cast. So that is real time. And at the end of the day, Form 17 sees the total of all the happenings of the day. And without finishing the 17C form and getting the signatures of the agents sitting there, he cannot go home. So this is a real-time data generated the same day. How can the data change the next day? Even I fail to understand. And it had even gone up to the Supreme Court 5 years ago. Supreme Court did not clinch it, which surprises me. That is something which has to be answered. Now, what could be going? What do you think, from your experience, why should 55% at 5 p.m. end up at 68% final figure, a 13% rise if it's in real time? You can't have so many, you can't have 1/4 of the voters surely voting after 5 p.m. Yes, quite right. Exactly. That is what I'm saying, that this is something which has to be explained by the Election Commission. Surely they will have some answer and they should let them come out. What are they waiting for? You know, the way the doubts are spreading all over the country, if it gets into everybody's head, then the entire system will not be trusted. So, Election Commission should come out and explain in a national televised media conference exactly what are the numbers and why is the discrepancy happening, which had never happened before. Okay. कांग्रेस के नाना पटोले को रिपब्लिक टीवी पर सुनिए, वे वोटर टर्नआउट में इस बढ़ोतरी को चुनाव आयोग का पाप तक कह रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय से इस पर स्वयमेव संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि भाई ये वोटिंग कहाँ पे हुआ है, वीडियो है क्या आपके पास, फोटोग्राफीज है क्या, इतनी लंबी कतारें लगी थी रात भर और दूसरे दिन 3 बजे तक तुम्हारी वोटिंग हुई है, ये तुम्हारा कहना है। तो ये पूरे डिटेल्स हमें चाहिए, ये मांग हमने चुनाव आयोग को किया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को भी हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुमोटो अपने ये ले, क्योंकि यह लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। चुनाव आयोग ही समझो इस तरह का पाप कर रहा हो तो इसकी गंभीर दखल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस नाते से नहीं, मैं एक इस देश का नागरिक करके मेरी मांग है। दुख और आश्चर्य की बात है कि अभी तक इस पर निर्वाचन आयोग का कोई उत्तर नहीं आया। उत्तर आने में जितनी देरी होगी, लोगों की शंकाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मेरा यह मानना है कि भारत की चुनाव प्रणाली बहुत सुदृढ़ और पारदर्शी है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। ये तो संभव ही नहीं है कि पोलिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम में गुप्त तरीके से किसी दल विशेष के लिए वोट भर दिए जाएं। इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी शंकाओं के समापन के लिए निर्वाचन आयोग न केवल तत्काल स्पष्टीकरण जारी करे, बल्कि टर्नआउट के आंकड़े रियल टाइम में पारदर्शी तरीके से जारी करने की व्यवस्था भी बनाए। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग में यह एक साधारण सी बात है।
जब निर्वाचन आयोग पोलिंग स्टेशनों में रियल टाइम में वेबकास्टिंग कर सकता है तो पोलिंग के आंकड़े रियल टाइम में जारी करने में कोई कठिनाई होने का सवाल ही नहीं है। आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। मेरा सुझाव है कि एक मोबाइल ऐप बनाकर प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को दे दिया जाए, जिससे वे हर घंटे निश्चित समय पर फॉर्म 17A के अनुसार उस समय तक डाले गए वोटों की संख्या भर दें। इसी प्रकार पोलिंग समाप्त होने के समय ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या फॉर्म 17A के अनुसार भर दी जाए, और यदि उस समय पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए कतार में लोग खड़े हैं तो उनकी संख्या भी भर दी जाए। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग वास्तव में समाप्त होने का समय भी भरा जाए और उस समय फॉर्म 17C की जानकारी ऐप में भर दी जाए। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से तत्काल निर्वाचन आयोग तक पहुंचती रहेगी और आयोग इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर उसी प्रकार रियल टाइम में दिखा सकता है जैसे काउंटिंग की जानकारी रियल टाइम में दिखाता है। इससे लोगों की सारी शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आयोग को भी चुनावों का बेहतर प्रबंधन करने में आसानी होगी। मुझे आशा है कि आयोग इस दिशा में कोई पहल करेगा। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही उसे और अधिक पारदर्शी बनना होगा और जनता का विश्वास कायम रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।